हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 10 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि 8 मार्च से ही हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो जिस वजह से क्लास जो है हम एक दिन लेट हो गए हैं। यानी कि हमने 8 मार्च के करंट अफेयर को 9 मार्च को अपलोड किया था और 9 मार्च के करंट अफेयर को आज अपलोड करने वाले हैं। तो आज हम 9 मार्च और 10 मार्च दोनों करंट अफेयर एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अभी भी हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं है, फिर भी जो है क्लास ज़रूरी है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि दोनों यानी 9 मार्च के और 10 मार्च के करंट अफेयर को एक साथ रिवीजन कर लें। तो वीडियो बड़ी बनेगी, तो थोड़ी धैर्य के साथ और अस्थिरता के साथ वीडियो ज़रूर पूरा देखें, ताकि इससे जो भी प्रश्न बने तो आप सभी आसानी से सॉल्व कर ले जाएँ। तो सबसे पहले हम 9 मार्च के करंट अफेयर को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ एक बार ज़रूर डाउनलोड करके रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा। तो सी डिफेंडर्स अभ्यास किसके साथ भारतीय तटरक्षक बल करने वाला है, तो यूएसए के साथ करने वाला है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो सी डिफेंडर्स अभ्यास 2024 यह किसके बीच होगा, तो इंडिया और यूएसए के बीच होने वाला है। और यह किस प्रकार का अभ्यास है, तो तटरक्षक बल का अभ्यास है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान पर किया जा रहा है। यह अभ्यास जो है क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई समुद्री जहाज किसी आयात या निर्यात के लिए एक से दूसरे देश में भेजा जाता है, तो बीच में समुद्री लुटेरे जो है जहाज को लूट लेते हैं। तो इसी डकैती को रोकने के लिए सी डिफेंडर्स अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में। इसमें जो है अमेरिका की तरफ से कौन सा जहाज भाग लेने वाला है, तो अमेरिका की तरफ से बर्थोल्फ जहाज भाग लेने वाला है। तो ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। तो सी डिफेंडर्स अभ्यास पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, इंडिया और यूएसए के तटरक्षक बलों के बीच में हो रहा है। समुद्री डकैती को रोकना इसका उद्देश्य है। अमेरिका की कौन सी जहाज इसमें भाग ले रही है, तो बर्थोल्फ इसमें भाग ले रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत और यूएसए के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो इंडिया और यूएसए के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला है युद्ध अभ्यास, दूसरा है आपका वज्र प्रहार, तीसरा है आपका कोप इंडिया। तो पहला युद्ध अभ्यास, दूसरा वज्र प्रहार, तीसरा कोप इंडिया। ये तीनों अभ्यास जो है किसके बीच होता है, भारत और यूएसए के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश सदस्य कौन सा है। तो यह कह सकते हैं कि नाटो में शामिल 32वां देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1949 में। इसका नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश यानी नवीनतम देश कौन सा है, तो यह स्वीडन है। किस नंबर का है, तो 32वें नंबर का है, ये आपको याद रखना है। और स्वीडन के पीएम कौन है, तो यहाँ के पीएम है उल्फ क्रिस्टर्न। कौन है, तो उल्फ क्रिस्टर्न जो है स्वीडन के पीएम है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा बन गया है, स्वीडन बन गया है। अगर बात करें 31वां देश अभी कुछ महीनों पहले शामिल हुआ था, तो 31वां देश कौन सा था, तो फिनलैंड था, ठीक है। तो 31वां देश कौन सा था, तो यह फिनलैंड था। अब देख लेते हैं स्वीडन की लोकेशन कहाँ पे है। अगर पूछे क्वेश्चन कि स्वीडन जो है किस महाद्वीप का देश है, तो सबसे पहले बताएंगे आप स्वीडन जो है यूरोप कंट्री का देश है, ठीक है। कहाँ का है, यूरोप कंट्री का देश है। तो स्वीडन की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पश्चिम में नॉर्वे है, स्वीडन के पूर्व में फिनलैंड है, और इसके बाद यहाँ पे डेनमार्क है, यहाँ पे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे आयरलैंड है, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और तुर्की। ये सभी देश जो है किस महाद्वीप के हैं, तो यूरोप महाद्वीप के देश हैं, जिसमें 32वां देश है नाटो में शामिल होने वाला स्वीडन बन गया है। ये आपको याद रखना है। और 31वां देश इसी के जस्ट बगल में है फिनलैंड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि नाटो में शामिल होने के लिए मतलब इसका क्या उद्देश्य है, कि अगर कोई भी देश नाटो में शामिल हो जाता है, तो नाटो के अनुच्छेद 5, ठीक है, अनुच्छेद 5 में
जो है नाटो सदस्य की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य बन जाता है। यानी कि कोई देश अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो उस देश की रक्षा करना नाटो का उद्देश्य बन जाता है, और यह अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नाटो उसकी रक्षा करता है। यानी कि अगर अब कोई फिनलैंड पे आक्रमण करेगा तो वह माना जाएगा कि किसी देश ने अगर फिनलैंड पर आक्रमण किया है तो वह माना जाएगा कि उन्होंने नाटो पर आक्रमण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और नाटो के वर्तमान हेड कौन है? तो स्टोल्टनबर्ग है। कौन है? स्टोल्टनबर्ग जो है नाटो के वर्तमान हेड है, ये भी आपको याद रखना है। और मैंने बताया था कि नाटो का 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड है। और 32वां कौन सा है? तो स्वीडन है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, ये दोनों देश आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा तीसरा, हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले भारत में मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन भारत में पहली बार किया गया था। तो मोटो जीपी रेस का भारत में पहली बार आयोजन किया गया था किस जगह पे? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा बुद्ध सर्किट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है मोटो जीपी रेस में विजेता कौन बना था? तो मार्को बेजेंजी बना था, जो कि इटली का खिलाड़ी था। और इसका जो है स्पॉन्सर किसने किया था? इंडिया की तरफ से। तो मोटो जीपी रेस का स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल। ठीक है, कौन था? तो इंडियन ऑयल था। तो इसी प्रकार की रेस के लिए पहली बार जो है फार्मूला 1 फ्यूल लॉन्च किया है किसने? और इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। और इस फ्यूल का क्या नाम है? स्टार्म फ्यूल इसका नाम है। ठीक है, यह एक प्रकार का ऐसा फ्यूल है जो केवल अल्टीमेट रेसिंग फ्यूल में यूज किया जाएगा। यानी कि जो रेस के लिए ही सिर्फ प्रयोग किया जाएगा। यह जो है नॉर्मल आने जाने के लिए यानी कि बाइक मोटर्स में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। सिर्फ इसे जो है रेसिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ऑक्टेन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। यानी ऑक्टेन नंबर इसका अगर चेक किया जाए तो इस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बहुत ही शुद्ध होगा। यानी कि इसमें जो है इतना शुद्ध पेट्रोल होगा, 95% से ज़्यादा इसमें पेट्रोल की शुद्धता पाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्टार्म फ्यूल कौन निर्मित करने वाला है? तो इंडियन ऑयल निर्मित करने वाला है, जो कि सिर्फ रेसिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार का फ्यूल कहाँ पे बनाया जाएगा? तो उड़ीसा के पाराद्वीप पर बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा के पाराद्वीप पर बनाया जाएगा। ये भी आपको साथ साथ में याद रख लेना है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। कौन बनाने वाला है? तो इंडियन ऑयल बनाने वाला है। और किसके लिए? यह जो है सिर्फ रेसिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो साथ में ये भी आपको याद रख लेना। अब देखते हैं, आप सभी के लिए 2 प्रश्न हैं। पेट्रोल की शुद्धता मापी जाती है किसमें? और डीजल की शुद्धता किसमें मापी जाती है? ये दोनों प्रश्न आप सभी को बताना है। तो मैं बता देता हूँ, पेट्रोल की शुद्धता किसमें मापी जाती है? ऑक्टेन नंबर में। ठीक है, ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। जबकि डीजल की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो सीनेट नंबर में। ठीक है, किसमें? सीनेट नंबर में। ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार यानी नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है, इसका आयोजन मतलब इस प्रकार का कोई अवार्ड भारत पहली बार प्रदान कर रहा है। और यह अवार्ड जो है 20 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। ठीक है, और यह प्रदान कहाँ पे किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में यह अवार्ड दिया गया है। और इसे प्रदान किसने किया है? तो पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव जी ने प्रदान किया है। ये आपको याद रखना है। किसने प्रदान किया है? तो पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव जी ने प्रदान किया है। और कितने श्रेणी में? तो 20 श्रेणी में प्रदान किया है। कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रदान किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्रिएटिव इंडिया ऑन इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम यहाँ पर जो है पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो 20 श्रेणी में यह पुरस्कार भी दिया गया है। और साथ में एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है
क्रिएट इंडिया ऑन इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम, यानी कि एडवेंचर श्रेणी में कार्य करने के लिए इंडिया को सुझाव दिया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। यानी कि आप फिल्म की श्रेणी में, या फिर फोटो क्लिक जो करते हैं एडवेंचर श्रेणी में, या फिर आप खगोल के क्षेत्र में, या फिर आप शिक्षा जगत में, आप किसी भी क्षेत्र में जो है आप अगर क्रिएटिव मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। और पीएम मोदी ने इस प्रकार के कार्य करने के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहित भी किया है। तो साथ में ये प्रोग्राम और कितने श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, तो 20 श्रेणी में दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम जिन्हें जो है विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। आप इन सभी को जानते होंगे। जया किशोरी जी जो कि एक कथावाचक हैं, इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया है, सोशल चेंज अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सोशल चेंज अवार्ड किसे दिया गया है, तो जया किशोरी जी को। कविता सिंह जी को क्या दिया गया है, फूड कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। और आरजे रौनक जिसे बउआ कहते हैं, उन्हें जो है मोस्ट क्रिएटिव क्रिएशन मेल अवार्ड दिया गया है। गौरव चतुर्वेदी को टेक कैटेगरी अवार्ड दिया गया है, जो कि फ़ोन को अनबॉक्सिंग करते हैं, आप सभी ने देखा होगा। उनके लिए जो है गौरव चौधरी को क्या दिया गया है, टेक कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। मैथिली ठाकुर जो कि बिहार की गायिका हैं, इन्हें जो है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अंकित बयानपुरिया जी को, जो कि राम राम भाई जी बोलते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी इनके साथ अपनी फ़ोटो भी क्लिक करवाए थे। तो आप सभी को याद रखना है कि अंकित बयानपुरिया जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। नमन देशमुख जी को बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में किसे अवार्ड दिया गया है, तो नमन देशमुख जी को दिया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा पाँचवा प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है बीकानेर में। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर में शुरू हुआ है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर यानी कि राजस्थान में शुरू हुआ है, कल शुरू हुआ था 9 मार्च को, ठीक है। और किसने शुरू किया था, तो भारत के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी कि मुख्य चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी भी इसमें शामिल थे। और साथ में राजस्थान के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, तो इन तीनों ने मिलकर जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है बीकानेर राजस्थान में 9 मार्च को शुरू किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही इसमें जो है न्याय सहायक कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें जो है न्याय सहायक कार्यक्रम भी शुरू हुआ है, जिसके तहत जो है 500 आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो कितने ब्लॉकों में, तो 500 आकांक्षी ब्लॉकों में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, तो न्याय सहायक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या है, तो इसका टैगलाइन है जन सेवा जनता के द्वार। इस कार्यक्रम का टैगलाइन क्या है, जन सेवा जनता के द्वार। ये आप देख सकते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम बीकानेर में आयोजित किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल जी जो कानून मंत्री हैं, इन्होंने शुरू किया है। इसके साथ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और राजस्थान के हाई कोर्ट के जस्टिस थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इसके साथ जो है 500 आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायक कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। और इसका टैगलाइन मैंने बता दिया क्या है, जन सेवा जनता के द्वार इसका टैगलाइन है। इस कार्यक्रम का टैगलाइन है जन सेवा जनता के द्वार। ये PIB का जो है आधिकारिक न्यूज है, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप सभी को बताना है कि ऊँट महोत्सव अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ऊँट महोत्सव इसका अभी हाल ही में कहाँ आयोजन किया गया था, तो ये भी बीकानेर में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं ऊँटों के ऊपर जो कला दिखाई जाती है, यानी कि जो उसके ऊपर चादर डाला जाता है, वो उस पर जो है विभिन्न प्रकार की डिजाइन करी जाती है, उस डिजाइन को क्या कहा जाता है, तो उस डिजाइन को कहा जाता है उस्ता कला, ठीक है। कौन सा कला कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाता है। और भी हाल ही में उस्ता कला को GI टैग दिया गया था, ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 6वां, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 9 मार्च को। इसके पहले देख लेते हैं, अभी हाल ही में जो है जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया था। और पहली बार जन औषधि दिवस कब मनाया गया था, तो 2019 में मनाया गया था।
मार्च का पहला सप्ताह जो है जन औषधि सप्ताह कहलाता है, ये भी साथ में याद रख लेना है। और यह फेस्टिवल कौन से सेलिब्रेट करता है, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। अगर बात करें रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। अभी 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को सॉरी कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। जिसमें थीम क्या रखी गई है, जिसकी थीम रखी गई है महिला सशक्तिकरण में निवेश, यानी समावेशीकरण में महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ाना, इसकी थीम रखी गई है। ये अभी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 मार्च को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम योजना शुरू किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। अगर कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है, और ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है। इन दोनों के द्वारा जो है कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इसमें जो है महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा और ये जो है महिलाएं गांव-गांव में जाकर किसानों को ट्रेनिंग देंगी, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बताएंगी, क्या पोषक तत्वों की कमी है उसको बताएंगे। फिर इसके बाद किसान जो है अपने नज़दीकी सेंटर से जाकर उस प्रकार की उस बीमारी से निपटने के लिए दवा खरीद कर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, तो कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने शुरू किया है, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है यह योजना शुरू की गई है। नई दिल्ली से यह योजना शुरू की गई है। इसमें महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ये हमारे देश के, अभी मैंने बताया कि अर्जुन मुंडा जो है कौन है, तो यह ग्रामीण क्षेत्र के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और जो है आपके कृषि क्षेत्र के अगर मंत्री की बात करें तो अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, प्रश्न है आप सभी के लिए कि सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री अमित शाह जी। ठीक है, तो श्री अमित शाह जी जो है सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री हैं, ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम या फिर रायथू नेस्थम यह तमिल का शब्द है और इसी का हिंदी मतलब हो जाता है किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है, तो रायथू नेस्थम का जो है शुभारंभ किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो किसान मित्र कार्यक्रम या रायथू नेस्थम कार्यक्रम यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और तेलंगाना के सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी जी ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें जो है उन्नत कृषि तकनीकी के बारे में किसानों को बताया जाएगा और रायथू वेदिका यानी कि 2601 किसान केंद्र भी इसमें स्थापित किए जाएंगे। रायथू वेदिका मतलब होता है किसान केंद्र, ये आपको याद रखना है। और कितने किसान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 2601 किसान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का, जो नवीकरणीय कृषि यंत्र उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में और खेती के बारे में अच्छी राय जो है किसानों को दिया जाएगा। और यह योजना किसान मित्र कार्यक्रम योजना कितने वर्षों के लिए शुरू की गई है, तो 3 वर्षों के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी। ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अब देख लेते हैं 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का प्रारंभ कहाँ हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को बताना है। तो बताएं सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। अभी जो है संसद खेल महाकुंभ 3.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था, तो इसका संसद खेलो महाकुंभ पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ था 2018 में, और दूसरा कहाँ पे हुआ था, तो यूपी के बस्ती में 2023 में हुआ था, और तीसरा कहाँ पे हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इसका आयोजन किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत किसने करी है, तो खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा सांसद खेल महाकुंभ 3.0 शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि कौन है, तो इसमें मुख्य अतिथि हैं
राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा है। और इस जो है इसका टैगलाइन क्या है, तो खेलोगे तो खिलोगे, खेलोगे तो खिलोगे, इसका जो है संसद खेल महाकुंभ का टैगलाइन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि कौन है, तो मैंने बताया राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इसके मुख्य अतिथि हैं। ये भारत के जो है खेल मंत्री हैं, जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, तो साथ में याद रखेंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न और आज का यानी कि 9 मार्च के आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर जो है किस महिला को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति जी को। इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति जी जो है संसद में कितने एमपी मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा में 2 एमपी यानी कि एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा में 12 एमपी को मनोनीत करते हैं, जो कि कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान से संबंधित होते हैं। तो इन 4 से क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति जो कि 12 व्यक्ति होते हैं उनको जो है मनोनीत कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मैंने बताया कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, तो इसके तहत जो है इनको अब हटा दिया गया है। संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके यह जो है एंग्लो इंडियन का जो है पोस्ट हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब लोकसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी एमपी को मनोनीत नहीं किया जाता है, सिर्फ राज्यसभा में किया जाता है, जो कि 4 श्रेणियों से संबंधित होते हैं, कला, साहित्य, समाज और विज्ञान से संबंधित होते हैं। तो मैंने बताया कि अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है राज्यसभा में मनोनीत होने वाली महिला का क्या नाम है, सुधा मूर्ति जी हैं। ये जो है लेखक हैं और बहुत ही दान करती हैं, तो ये परोपकारी भी हो जाती हैं, यानी कि ये समाज सेवी भी हैं। और सुधा मूर्ति जी कौन है, तो यूके के यानी कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उनकी सासू माँ है। ठीक है, कौन है, तो उनकी सासू माँ है, ये भी आपको याद रखना है। और सुधा मूर्ति जी की पुस्तक का क्या नाम है, बहू डॉलर बहू इनकी प्रमुख उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें भारत सरकार के द्वारा अभी जो है कुछ दिनों पहले पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो महिलाओं में किसे शामिल किया गया है, सुधा मूर्ति जी को, और पुरुषों में किसे शामिल किया गया है, तो सतनाम सिंह संधू। तो ये दोनों नाम आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब स्टूडेंट संडे स्पेशल, यानी कि आज के करंट अफेयर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 10 मार्च के करंट अफेयर, जिसमें आप सभी को 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे, सिर्फ एक लाइन में। जल्दी जल्दी हम प्रश्न पढ़ेंगे और आप सभी को अपना सही जवाब चूज करना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हमारा कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्रिक्स, थोड़ी सी जूम कर देते हैं वीडियो, ठीक है, पेज है थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। अब आप सभी को बताना है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। तो मैंने बताया था कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 5 देशों ने घोषणा करी थी। कितने देशों ने, तो 6 देशों ने करी थी, लेकिन 5 ही देश ने इसमें घोषणा करके जो है शामिल हुआ था ब्रिक्स में। ठीक है, तो इसमें से अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, कौन शामिल नहीं हुआ, अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ था, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी को। अगर पूछे कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और 15वें जो कि वर्तमान में कौन है, तो एन के सिंह है। ठीक है, और 16वां डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो यह अयोध्या में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है। तो इसरो के द्वारा एक्सपोसैट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C58C से प्रक्षेपित किया गया है। किसको, एक्सपोसैट को। और PSLV C57 से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि सूर्य के लिए लॉन्च किया गया है। यह भी आपको साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अगर बात करें कि फाल्कन 9
रॉकेट जो है किस कंपनी का है, तो स्पेस एक्स कंपनी का है। ठीक है, किसका है, तो स्पेस एक्स कंपनी का है और इस कंपनी के मालिक कौन है, एलन मस्क है। छठा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक किस देश ने घोषित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किर्गिस्तान ने। और हिम तेंदुआ को अगर बात करें कि किस राज्य ने अपना किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, किसने, तो लद्दाख ने भी हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर किसे नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र मणि है। बिम्स्टेक की स्थापना अगर पूछे कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ढाका में है। कहाँ पे है, तो ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आठवां प्रश्न है हमारा। आठवां प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। अगर बात करें 45वें यूनेस्को की 45वें सत्र की अध्यक्षता कहाँ हुई थी, तो रियाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, रियाद सऊदी अरब में इसकी 45वें क्रम की अध्यक्षता हुई थी, जबकि 46वें क्रम की अध्यक्षता कहाँ होने वाली है, तो अपने भारत में होने वाली है। ठीक है, आठवां प्रश्न हो गया। नवां प्रश्न देख लेते हैं। नवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। तो घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह है। और ये किस राज्य की हैं, तो ये राजस्थान की हैं। ठीक है, इन्होंने जो है घुड़सवारी में अच्छा प्रदर्शन के कारण इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। और इस अवार्ड की इनामी राशि कितनी है, तो 15 लाख रुपए है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देश में शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है महाराष्ट्र को। अगर बात करें शहर के बारे में, तो देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है किसे दिया गया है, तो पहले नंबर पर इंदौर है। ठीक है, इंदौर और सूरत, ये दोनों जो है टॉप 1 में है। ठीक है, तो देश में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार अगर शहर श्रेणी में देखा जाए किसे दिया गया है, तो इंदौर और सूरत को दिया गया है। अगर राज्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है। तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, ठीक है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि इस पुल की टोटल लंबाई कितनी है, तो इस पुल की टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। कितना है, 21.8 किलोमीटर है। और यह पुल जो है मुंबई से नवी मुंबई के बीच में बना है। कहाँ से, नवी मुंबई के बीच में बना है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, अटल सेतु है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है। तो पहले बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था दीव में, यानी दमन दीव। आप जो गुजरात के पास देखते हैं अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर दीव में जो है पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का आयोजन किया गया था। इसमें जो है समग्र चैंपियन बनने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 13वां, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी कि इस इंडेक्स का मतलब होता है किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है। ठीक है, तो किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है, इसमें इस इंडेक्स में उसका उल्लेख किया जाता है। तो भारत की आर्मी चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएसए की है, दूसरे नंबर पर आपका रूस का है, तीसरे नंबर पर चाइना का है और चौथे नंबर पर अपने इंडिया का है। ठीक है, तो ये भारत को कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है। 5वां देख लेते हैं प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ।
तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो युगांडा में प्रारंभ हुआ है। अगर बात करें कि युगांडा की राजधानी कंपाला में इसका आयोजन किया जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला में होगा, जो कि युगांडा की राजधानी है। अगर बात करें कि इसे क्या कहते हैं, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इसे नाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम भी कहते हैं। और इसका जो है पहली बार इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजन पहली बार कहाँ पे किया गया था? तो 1961 में बेलग्रेड में किया गया था। कहाँ पे? बेलग्रेड में किया गया था। ये भी साथ में आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 15वां। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसका है? BR अम्बेडकर जी का है। और इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सामाजिक न्याय प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है BR अम्बेडकर जी की। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 16वां। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ई साक्षी ऐप। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के किस वास्तुकला में बनी है? तो अयोध्या में निर्मित रामलला मंदिर जो है किस वास्तुकला में बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागर शैली में बनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है, तो इसमें जो है बीच में दो भाग में बांट देते हैं। तो जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बनते हैं, और जो दक्षिण भारत के शैली होते हैं वो द्राविड़ शैली में बनते हैं। भारत का एकमात्र मंदिर है जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो यानी कि कह सकते हैं भारत के मध्य में है। जो MP में है खजुराहो मंदिर, वह किस शैली में बना है? तो वह पंचायतन शैली में बना है। मान लीजिए ये मंदिर है, इसके चारों तरफ छोटी छोटी 4 मंदिरें होती हैं, तो कुल मिला के ये 5 हो जाती हैं, तो इसीलिए इसे पंचायतन शैली कहा जाता है। तो पंचायतन शैली का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो का मंदिर है। इसे आप याद रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में है। 18वां प्रश्न हमारा। हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो भारत रत्न से अभी हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें कौन कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर जी हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे MS स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? MS स्वामीनाथन जी हैं। इसके बाद PV नरसिम्हा राव जी हैं। और लास्ट हैं 5वें चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, 5वें चौधरी चरण सिंह, तीसरे चौधरी चरण सिंह, चौथे लाल कृष्ण आडवाणी और 5वें कर्पूरी ठाकुर जी। इन सभी को जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है हमारा। हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को BCCI के कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 20वां। हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो T20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव जी को दिया गया है। अगर टेस्ट की बात करें तो यह उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, जबकि वनडे की बात करें तो किसे दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो यह बने थे इमैनुअल मैक्रोन। और यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस का अगर पूछे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल। कौन है? गैब्रियल अटल हैं, जो कि पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी गैब्रियल अटल बने हैं। और फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के 75वें गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ नाम दिया गया। ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है।
जो बाइडन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब्देल फतेह अल सीसी जो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये हमारे 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे। तो 74वें के अब्देल फतेह अल सीसी थे और 75वें के इमैनुअल मैक्रोन हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार पाठक। यह जो है किसके संस्थापक हैं, तो सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन है, यह है बिंदेश्वर पाठक। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन है, बिंदेश्वर पाठक। इन्हें जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इस साल जो है 2024 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 93 यानी 93वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 24वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। जिसे क्या कहते हैं कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसे ट्राई भी कहते हैं, TRAI। ट्राई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल लोहाटी को जो है बनाया गया है। ट्राई यानी कि किस सिम को भारत में लॉन्च करना है, किसकी क्या जो है इनकमिंग कॉल सुविधा कितनी होनी चाहिए, वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, ये सभी कौन निर्धारित करता है, तो यह ट्राई निर्धारित करता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अनिल लोहाटी जी बनाए गए हैं। 25वां प्रश्न, हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में झारखंड के पद पर जो है सीएम के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी, चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.8% रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 27वां प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। अगर बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था 2023 में, तो तमिलनाडु के 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर का नाम था वीर मंगाई। क्या नाम था, तो वीर मंगाई इसका शुभंकर था। ये आपको याद रखना है। और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया था। इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते थे, तो महाराष्ट्र ने जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 28वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो आप सभी को बताना है कि विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में किया गया है। ठीक है। अगर बात करें विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी साथ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। 29वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है। तो सर्वे के लिए शामिल किया गया भारतीय नौसेना में पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है, तो INS संधायक है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप संधायक है। ये आप सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो रितु बहरी जो है किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं, तो उत्तराखंड की। 31वां प्रश्न देख लेते हैं, हमारा 31वां प्रश्न है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगर बात करें UCC, ठीक है, UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह उत्तराखंड है। अगर बात करें कि UCC किस राज्य में आज़ादी के पहले से ही लागू था, तो वह है आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। गोवा में जो है कोई भी संविधान संशोधन करके लागू नहीं किया गया था। तो गोवा में पहले किसका शासन था, पुर्तगालियों का शासक था। और जब पुर्तगाली वहाँ पे थे तभी से जो है वहाँ पे समान नागरिक संहिता कानून लागू था। और हमने जब पुर्तगालियों को भगा दिया तो सेम कानून वहाँ पे लगा हुआ था। तो गोवा में कोई भी समान नागरिक कानून लागू नहीं किया गया था, वहाँ पर पहले से ही लागू था। अगर हमने पहली बार कहीं पर लागू किया है तो वह राज्य है उत्तराखंड। ठीक है। और UCC के लिए यानी समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो समान नागरिक, तो समान हो जाएगा 44। इस प्रकार से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत सरकार ने किसे सम्मानित करने की घोषणा करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
ठीक है, किसे? तो 5 लोगों को करने की घोषणा करी है, मैंने आप सभी को बता दिया था, तो उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं 33वां प्रश्न, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टलक्ष्मी। तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो असम के गुवाहाटी में। कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट देख लेते हैं 34वां प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में है। और द हेग कहाँ है, किस शहर में है? तो यह किस देश में है? तो यह है आपका नीदरलैंड में। ठीक है, तो नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय है और इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवाफ सलाम बनाए गए हैं। ठीक है, और भारत की तरफ से जो है इसमें अध्यक्ष कौन है? तो दलबीर भंडारी है। इसमें जो है कितने अध्यक्ष होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और भारत की तरफ से कौन है न्यायाधीश? तो भारत की तरफ से दलबीर भंडारी हैं। अध्यक्ष आप सभी को याद रखना है, नवाब सलाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं 35वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? अभी जो है कुछ दिनों पहले कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर दिया गया था CAR-T सेल थेरेपी के द्वारा। तो इस थेरेपी का संबंध हो जाता है कैंसर से, और इस थेरेपी को जो है भारत सरकार के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। अब जो है कैंसर के उपचार के लिए CAR-T सेल थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यह किस प्रकार की थेरेपी है? तो कैंसर से संबंधित थेरेपी है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 36वां प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली उपलब्ध होगी? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 यूनिट फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुवैत। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC में। तो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कहाँ पर इसकी बैठक का आयोजन किया गया है? तो वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट देख लेते हैं 29वां प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? यानी कि 45वां अपने भारत में ही हुआ है, इसी के बाद जो है 44वां अपने भारत में हुआ है, और इसके बाद जो है 45वां के लिए मशाल किसे सौंप दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंगरी को। ठीक है, तो 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था? अपने भारत में। और 45वां कहाँ पर होने वाला है? हंगरी में होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं 40वां प्रश्न, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा प्रारंभ होगी उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 41वां प्रश्न हमारा, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PSLV F14 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 42वां, हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को, इन दोनों को जो है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है संस्कृत के लिए सम्मानित किया गया है और गुलजार जी को जो है उर्दू के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 43वां प्रश्न, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जिसे CMS COP14 कहा जाता है, कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाता है। इसे जो है CMS COP14 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुलदीप कुमार को, और यह किस पार्टी से संबंधित है? तो आम आदमी पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 45वां प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक
टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटुएटिव है। और चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला रोवर जो था, यानी कि लैंडर जो था, उसका क्या नाम था? तो ओडिसियस नाम था। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। क्या नाम था? ओडिसियस, इसमें लैंडर था। और यह लैंडर किस कंपनी का था? तो इंटुएटिव मशीन कंपनी का था, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दुनिया का पहला निजी कंपनी बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, उसका नाम है सुदर्शन सेतु। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में। ये भी साथ में याद रख लेना है। 47वां प्रश्न देख लेते हैं। 47वां प्रश्न हमारा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो वैदिक घड़ी, इसका उद्घाटन किया गया और इसी के कुछ समय बाद इसे मतलब इस पर साइबर अटैक भी हो गया था। ठीक है, तो दुनिया का पहला वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है उज्जैन में, महाकाल की नगरी में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है 48 प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। सेकेंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजय मणिक राव जी को नियुक्त किया गया है। देश के लोकपाल पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है, और ये प्रश्न आप सभी के लिए है। देश का सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा नदी पर बना कौन सा पुल है? तो नदी पर बना देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका, राम सेतु, गांधी सागर पुल या अटल सेतु? तो आप सभी को इसका जवाब हमें कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।